अच्छा, ये इन्फो रिकॉर्ड नोट, ये हम इसके अलावा भी अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है या परचेज इन्फो रिकॉर्ड से आपने कॉपी करवाना है, वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल दो बने हुए स्टैंडर्ड के, दैट्स इट। डिफाइन कॉपिंग रूल्स। अच्छा जी, इन्फो रिकॉर्ड नोट, टेक्स्ट लिंकेजेस। अब टेक्स्ट लिंकेजेस का मतलब ये है कि ये आरएफक्यू कोटेशन से कॉपी कर सकता है कि नहीं। ठीक है। अच्छा, अब फिक्स क्या है इसमें? टेक्स्ट ऑटोमेटिकली अडॉप्टेड इन टारगेट ऑब्जेक्ट। टारगेट क्या है? टारगेट टेक्स्ट इन्फो रिकॉर्ड नोट। यूजर कैन हैव टेक्स्ट अडॉप्टेड इन टारगेट ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट कैन नॉट बी अडॉप्टेड। ऑटोमेटिकली अडॉप्ट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, वो हम कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो चीज हमारे पास एक चीज और भी है, आरएफक्यू कोटेशन के अलावा हम कहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। परचेज ऑर्डर से, मटेरियल मास्टर से, इन्फो रिकॉर्ड से, कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है। अब परचेज इन्फो रिकॉर्ड क्या चीज है? इस पर सारी परचेजिंग की जो आपकी डिटेल्स हैं वो लिखी जाती हैं, कौन सा मटेरियल, कितनी क्वांटिटी, कौन सा वेंडर, ये सारी कॉपी होती है। ये इन्फो रिकॉर्ड एज अ रिकॉर्ड हम रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आरएफक्यू कोटेशन को लेकर, आरएफक्यू कोटेशन से आप कॉपी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? हम एक एंट्री भी यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे परचेज ऑर्डर वगैरह। न्यू एंट्री करते हैं, 01 है। ठीक है। फिक्स इसका सोर्स ऑब्जेक्ट एंड सोर्स टेक्स्ट। अच्छा, टेक्स्ट टाइप पे अगर हम जाते हैं, क्योंकि परचेज ऑर्डर नोट, टेक्स्ट लिंकेजेस। अच्छा, यहाँ पे इसने ये दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे परचेज ऑर्डर से भी, परचेज ऑर्डर का जो टेक्स्ट है वो परचेज ऑर्डर से भी आप कॉपी कर ले सकते हैं। इन्फो रिकॉर्ड से भी आ जाएगा, मटेरियल मास्टर से भी आ जाएगा, सबसे आ जाएगा। ठीक है। और जो सीक्वेंस है उस हिसाब से 0 या 1 मटेरियल मास्टर नेक्स्ट सीक्वेंस में आ रहा है। ठीक है। दैट्स इट। और इसके बाद अगर हम न्यू एंट्रीज करते हैं, लेकिन नहीं, वो उठाने नहीं दे रहा, कुछ और सब स्टैंडर्ड का किया हुआ है। ठीक है। सेव चेंजेस। अच्छा जी, अब आते हैं सोर्स लिस्टिंग। और सोर्स लिस्टिंग क्या है? कौन सा वेंडर कितनी क्वांटिटी किस डेट को सप्लाई कर सकता है, कितने दिन में सप्लाई कर सकता है, ये हम प्लांट लेवल पे इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है। अच्छा, प्लांट कौन सा है हमारा? T26। T26 में अगर आपको सोर्स लिस्ट चाहिए तो आप इसको मेंटेन कर लें, सेव कर लेते हैं इसको हम। ये सेव किया, और इसके बाद फिर ये हो गया सेव। कोटा अरेंजमेंट। कोटा अरेंजमेंट पे आ जाए, डिफाइन नंबर रेंजेस। डिफाइन इसके हम अरेंजमेंट यूजेज इसकी हम देख लेते हैं। कोटा अरेंजमेंट पे सिर्फ नंबर रेंजेस ही हैं, इंटरवल्स यूजेज नहीं है इसका। 01 899। चेंज ग्रुप्स, कोटा अरेंजमेंट 01 और क्यू इसमें लगा हुआ है, इसमें यहाँ पे यूजेज इसका 01 लगा हुआ है। ठीक है। अब ये डिफाइन नंबर रेंजेस तो हो गया। कोटा डॉक्यूमेंट टाइप्स, देख लेते हैं जरा इसको। अरेंजमेंट का नहीं इसमें इन्होंने दिया हुआ।
परचेज ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चलिए, कोटा अरेंजमेंट जो है आपके कहाँ पे आता है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। क्रिएट मटेरियल, वैल्यूएशन क्लास, ये अकाउंटिंग पे ले आ रहा है हमें, नहीं हमें अकाउंटिंग में नहीं, परचेजिंग में जाना है। परचेजिंग, परचेजिंग, कोटा अरेंजमेंट इसने उड़ा दिया, इसने अब इस्तेमाल ही नहीं किया, पहले होता था शायद। ठीक है, अच्छा कोटा अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है, नो वरीज। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट उस पे। टॉलरेंस कीज हम करेंगे पीआर की, ठीक है। परचेज रिक्विजिशन, परचेज रिक्विजिशन, इसमें आएगा टॉलरेंस, टॉलरेंस लिमिट्स, आर्काइविंग नहीं, आर्काइविंग नहीं चाहिए हमें, टॉलरेंस कीज चाहिए हमें। परचेज रिक्विजिशन, फाइंड टॉलरेंस लिमिट फॉर आर्काइविंग। परचेज डॉक्यूमेंट कैटेगरी, परचेज रिक्विजिशन स्टैंडर्ड टेक्स्ट फॉर आइटम कैटेगरी, न्यू एंट्रीज करते हैं। परचेज डॉक्यूमेंट टाइप, जब जब भी हम परचेज डॉक्यूमेंट पे बनाएंगे उसमें हम कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप हम इस्तेमाल करेंगे? परचेज रिक्विजिशन, ठीक है। परचेज जब हम बनाएंगे तो परचेज रिक्विजिशन ये इस्तेमाल होगा। आइटम कैटेगरी किस आइटम की कैटेगरी पे होगा? स्टैंडर्ड यानी अ, हर तरह के उस पे आपने लगाना है या सिर्फ स्पेसिफिक उस पे आपने लगाना है? ठीक है, तो हम कहेंगे हमने स्टैंडर्ड भी लगाना है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इसमें हम, मैं सिर्फ आपको एक प्रोसेस समझा रहा हूँ किस तरह ये बनते हैं। यानी परचेज रिक्विजिशन जब आप बनाएंगे तो उसमें आपने जो आइटम कैटेगरी उठानी है परचेज रिक्विजिशन के लिए, जिस डॉक्यूमेंट टाइप पे उठानी है वो आपको सिस्टम आपको एनबी का जो है वो लेकर आएगा, ठीक है। टॉलरेंस कीज जो है वो अब रेलेवेंट नहीं रही है, बस डॉक्यूमेंट टाइप के उस पे चलता है, ठीक है। अच्छा, आर्काइविंग का हो गया। डिफाइन नंबर रेंजेस, डिफाइन मैपिंग मटेरियल टू परचेजिंग, परचेजिंग ग्रुप, ठीक है। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, ये बताओ। डिफाइन नंबर रेंजेस, इंटरवल्स, 01, 09, ठीक है, ये भी बने हुए, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम डॉक्यूमेंट टाइप्स पे इसके। डॉक्यूमेंट टाइप्स, डॉक्यूमेंट टाइप्स, डॉक्यूमेंट टाइप्स, डॉक्यूमेंट टाइप्स। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट टाइप हमारे पास परचेज रिक्विजिशन अलाउड, कौन सी कैटेगरीज हैं इसमें? हर तरह की कैटेगरी का आप परचेज रिक्विजिशन बना सकते हैं, यानी आप कंसाइनमेंट मंगवा रहे हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग करवा रहे हैं, थर्ड पार्टी कर रहे हैं, थर्ड पार्टी लिंक परचेज रिक्विजिशन। और एक सेकेंड, अच्छा जी, हाँ, जो परचेज रिक्विजिशन के साथ डॉक्यूमेंट टाइप अब उसके साथ रिलेटेड होगा, उसमें आरएफक्यू भी है, स्टैंडर्ड पीओ भी है, जेडएनबी ये आपका कस्टमाइज्ड बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसमें आइटम कैटेगरी आपकी कौन सी आएगी? वही स्टैंडर्ड, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, थर्ड पार्टी, ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। नो अकाउंट असाइनमेंट, यानी अकाउंट असाइनमेंट जीएल वगैरह का आप चाहते हैं या नहीं चाहते वो आप कर सकते हैं। ये आपका रिलेटेड ऑर्डर या डिलीवरी स्केड्यूल जो है आपने परचेज रिक्विजिशन के साथ अटैच करना है या नहीं करना, ये आपके ऊपर है। ये डायलॉग इंडिकेटर है, डायलॉग इंडिकेटर
इसको देख लेते हैं एसएपीस के बारे में क्या कहता है। The system issue a message to the in the event of the combination document types and item categories. आइटम कैटेगरीज का आपको अंदाजा हो गया होगा। ठीक है, सीरियल नंबर के प्रोफाइल्स देख लेते हैं इसमें कौन से आ रहे हैं, नहीं लगे हुए, स्टैंडर्ड के असल में ये बने हुए हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आउटलाइन एग्रीमेंट रिक्विजिशन। आउटलाइन एग्रीमेंट क्या होता है बेसिकली, जब आप वेंडर के साथ कोई ऐसी सप्लाईज अगर आप ले रहे हैं जो कंटिन्यूअस है, ठीक है, जैसे इंडस्ट्री में होता है आपको स्क्रू ड्राइवर्स चाहिए या स्क्रूज चाहिए, या आपको मशीन का कोई ऐसा पार्ट चाहिए, या एफएमसीजी में आप जैसे लेट से जो प्रोसेस्ड फूड होता है उसमें टिन्स की जरूरत होती है, टिन्स आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग से मंगवाते हैं, वो आपको मुसलसल चाहिए, तो वहां पे आपको फिर ये आउटलाइन एग्रीमेंट्स बनाने होते हैं, जहां पे आप वेंडर के साथ भाई हर महीने या हर दिन हमें इतने सप्लाई रोज चाहिए, क्योंकि आगे आपने सप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे यही बात समझ क्लियर है? हाँ भाई, हाजिर हो कि नहीं हो ये बताओ। सेव चेंजेस, एंटर, ओके, ये हो गया प्रोसेसिंग टाइम। अब प्रोसेसिंग टाइम परचेज रिक्विजिशन, परचेज रिक्विजिशन से परचेज ऑर्डर पे कितना टाइम लगता है, ठीक है, वो हमने बताना है। T26 उससे पहले नहीं बनेगा। परचेज ऑर्डर T26 में हम कितने दिन लेंगे, 2 दिन लेंगे या 1 दिन लेंगे? 1 दिन में आपका जो है वो परचेज रिक्विजिट परचेज ऑर्डर में मेच्योर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, रिलीज प्रोसीजर आता है। अब रिलीज प्रोसीजर जो है ये बड़ा जरूरी है आपका। इसमें 3-4 स्टेप्स आते हैं रिलीज प्रोसीजर में। सेटअप प्रोसीजर विद क्लासिफिकेशन एंड विदाउट क्लासिफिकेशन आप एक वक्त में एक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, रिलीज कोड्स क्या है, रिलीज कोड्स के बाद आप क्या करेंगे, रिलीज इंडिकेटर है, असाइन रिलीज इंडिकेटर्स है, रिलीज पॉइंट्स के प्रीरेक्स हैं, और रिलीज स्ट्रेटेजी है। ये आपके इंटरव्यू में आपसे पूछा भी जा सकता है। अच्छा जी, न्यू एंट्रीज करते हैं इसमें हम, और ठीक है, यहाँ पे हम रिलीज कोड देते हैं। रिलीज कोड हम क्या देंगे, 05 हेड परचेज, 25 GM परचेज, कि ये लोग ऑथराइज्ड हैं रिलीज करवाने के डॉक्यूमेंट जो है आपका। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाएं आप नेक्स्ट उस पे, रिलीज इंडिकेटर। ठीक है। अच्छा, रिलीज का आईडी क्या है जी, अब यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ आपके पास वो आ रहे हैं, जैसे रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन है, RFQ परचेज ऑर्डर है, किसके लिए रिलीज कर रहे हैं, RFQ विद ये PO नो चेंजेस, यानी ये ऐसे का ऐसे ही आपका RFQ आगे जाएगा। फिक्स्ड RFQ, अब ये प्रोसेस के हिसाब से आप किस किस्म का, रिलीज फॉर PR, यानी आप PR भी PR रिलीज करवाना है। ठीक है, फिक्स्ड RFQ या परचेज ऑर्डर रिलीज फॉर PR B19 हमने बनाया था, X फॉर ब्लॉक। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने भी बना सकते हैं, हम इसको ऐसे ही इसका स्टैंडर्ड इसको हम फॉलो करेंगे। लेकिन रिलीज इंडिकेटर में आपको मैं बताता चलूं, फिक्स्ड RFQ यहाँ पे फर्म्ड फॉर रिक्वायरमेंट प्लानिंग, रिलीज्ड फॉर कोटेशन, रिलीज फॉर इशू ऑफ PO। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ये कहें, अगर हम इसका F1 देख लेते हैं, तो हमें यहाँ इंडिकेट वेदर परचेज एक्विजिशन फिक्स्ड आर नॉट चेंज्ड बाय रिक्वायरमेंट प्लानिंग। अगर आपका RFQ बन गया है तो उस पर रिक्वायरमेंट MRP जो है वो उसे चेंज नहीं कर सकता, वो उसे जो RFQ में है उसी पे ही आपको कोटेशन वगैरह बनानी पड़नी है। ठीक है, ये आपका वेंडर आपको बना के देगा। रिलीज फॉर कोटेशन indicate whether RFQ and quotation may be processed with reference to purchase requisition with the relevant release indicator, यानी RFQ quotation इस purchase requisition के साथ लिंक कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं या नहीं। फील्ड सिलेक्शन, मैंने आपको फील्ड सिलेक्शन पहले ही बता दिया था, जो हमने फील्ड सप्रेस डिस्प्ले वगैरह जो की थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद
हम आते हैं, अब हमने इनमें से कौन सा रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, वन है, RFQ परचेज ऑर्डर वन और टू है। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, असाइन रिलीज इंडिकेटर्स। ठीक है, अब रिलीज स्ट्रैटेजी हमने बनानी है। न्यू एंट्रीज करते हैं। क्या करेंगे हम, F1। ठीक है, F1 जो है रिलीज कोड वन, इसमें हम पहले क्या लगाएंगे, रिलीज स्टेटस विल बी सेट, यानी स्टेटस इसका होगा भाई रिलीज करना है या नहीं करना। ठीक है, इसके लेवल्स हैं। रिलीज आईडी कौन सा होगा, रिलीज फॉर कोटेशन। ठीक है, F2 ये फील्डर ग्रुप के लिए हम लोग बना रहे हैं, फील्डर ग्रुप के लिए हम बना रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास 8 स्टेजेस आपके पास आती हैं। ठीक है, एक चीज और भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम बजाय प्लस भी लगा सकते हैं। ठीक है, प्लस क्या है, रिलीज स्टेटस अ प्री रिक्विजिट। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। और यहाँ पे भी हम प्लस ही करते हैं। और रिलीज आईडी हमारा कौन सा होगा, एक तो कोटेशन का था, एक परचेज ऑर्डर का था। ठीक है, इसको भी हम F1 में ही डाल देते हैं ताकि हम मजीद कॉम्प्लिकेट इसे ना करें। पहले तो करता था, यानी क्या हो गया इसमें। अच्छा, एक्स अगर करूं मैं, अब इसने कर लिया। RFQ परचेज ऑर्डर, इसमें एक चीज और हो सकती है, बल्कि F1 में इसको अगर डिलीट कर दूं, F1 प्लस एक्स, F1 प्लस एक्स थ्री, यहाँ पे तीन स्टेजेस पे जाके अगर हम चला रहे हैं उसको, रिलीज स्टेटस विल बी सेट। नो चेंज ऑफ डेट। ठीक है, सेव किया, ये सेव हो गया। इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोल इस तरह आप लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाए रिलीज पॉइंट्स प्रीरेक्स। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमारे पास हमने F1 बनाया था। ठीक है, F1 में हम लोग अब न्यू एंट्री करते हैं। F1 रिलीज कोड इंडिकेटर हमने लगा दिया था, हेड परचेज। हेड परचेज क्या करेगा अब, हेड परचेज रिलीज कोड हमारे दोनों ही चलेंगे, F1 और 25। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम एक्स और यहाँ पे हम प्लस और एक्स सेव। एक्स्ट्रा कंट्रोल के लिए भी आप ये इस तरह की स्ट्रैटेजी चला सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये हो गया। इसको सिमुलेट अगर हम करें रिलीज को, रिलीज पॉसिबल, सेट कैंसिल रिलीज, रिलीज पॉसिबल, रिलीज प्रीरेक्विजिट मिसिंग। ये स्ट्रैटेजी असल में ये है कि जब आपका परचेज रिक्विजिशन या RFQ या कोटेशन वगैरह आगे जानी हो अप्रूवल के लिए, तो आपका परचेज हेड और GM परचेज उसको अपने सवाबदीद में उसे रिलीज करता है। कोड है ये उसके रिलीज के। ठीक है, ये कोड्स हैं जो आप GM परचेज को या परचेज हेड को आप देंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे लिमिट असाइन नहीं की, लिमिट आगे जाके असाइन होगी। अच्छा, रिलीज स्टेटस विल नॉट बी सेट,
रिलीज स्टेटस अ प्री रिक्विजिट। अच्छा, हेड ऑफ परचेज एंड जीएम परचेज। तो अगर मैं पहले इसको C1 लेवल पे जीएम परचेज को ये लगाता हूँ, एक सेकेंड। रिलीज स्टेटस विल बी सेट, रिलीज स्टेटस अ प्री रिक्विजिट। यहाँ पे आएगा प्लस, वन रिलीज कोड एक्स। अब इसका लॉजिक जरा समझते हैं। एक्स प्लस एक्स, परचेज हेड जो है वो जीएम परचेज के अंडर होता है, ठीक है। अच्छा, अब परचेज हेड आरएफक्यू कोटेशन बनाता है और रिलीज स्टेटस विल बी सेट हो जाएगा, ठीक है। और जो जीएम परचेज है उसके लिए रिलीज स्टेटस प्री रिक्विजिट होगा ताकि वो रिलीज कर सके, ठीक है। ये सही है, यानी पहले हेड ऑफ परचेज से जाएगा फिर जीएम परचेज के पास हो जाएगा, ठीक है। ये सही बोल रहा हूँ, ठीक है। या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? आगे चलें। अच्छा, अब डिटर्मिनेशन ऑफ रिलीज स्ट्रैटेजी। यहां पे अब आपके लिमिट्स आ जाएंगे। प्लांट के साथ लगाएंगे हम प्लांट। अकाउंट असाइनमेंट कौन सी कैटेगरी है? अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी। हम्म, प्लांट हम सिर्फ प्लांट से ही वो करते हैं ताकि किसी और चीज को हम लिमिट ना करें। T26 वैल्यू ऑफ परचेज रिक्विजिशन 20,000। PKR रिलीज स्ट्रैटेजी F1, ठीक है। सेव। ये रिलीज स्ट्रैटेजी हो गई, परचेज रिक्विजिशन आपका उससे होगा, ठीक है। यहाँ तो हो गया। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट हम रिलीज स्ट्रैटेजी जो हम बनाएंगे। ये था विदाउट क्लासिफिकेशन, प्रोसीजर विद क्लासिफिकेशन। अब विद क्लासिफिकेशन में हम पहले क्या करेंगे? करेक्टरिस्टिक्स हम इनकी बयान करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है FRG, बैन, के ग्रुप, ठीक है। के ग्रुप 01/01/2022। अच्छा, परचेजिंग ग्रुप स्टेटस रिलीज्ड, ऑथराइजेशन ग्रुप आपके यूजर्स पे लगता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 3, मल्टीपल वैल्यूज, टेम्पलेट वगैरह हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, वैल्यू असाइनमेंट मल्टीपल वैल्यूज हो जाएंगी, एंट्री रिक्वायर्ड हम नहीं से करते, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें एडिशनल डेटा में हम लोग टेबल नेम नहीं बता रहा है ये। हम्म,
डॉक्यूमेंट टाइप नॉट रेडी फॉर इनपुट। नॉट रेडी इसमें वैल्यू, अगर हम नॉट रेडी फॉर इनपुट करते हैं तो वैल्यूज नहीं लेगा। नो डिस्प्ले अगर करेंगे तो ये डिस्प्ले नहीं करेगा किसको, इस कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू को जो भी हम जिस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पर जाओ, परचेजिंग ग्रुप, वैल्यूज, एडिशनल डेटा। तो पहले मैं सेव करूँ। ठीक है। अच्छा जी, परचेजिंग ग्रुप, एडिशनल डेटा, टेबल क्यों इसने डिसेबल किया हुआ है इसमें? क्लास वैलिड क्लास टाइप्स, मटीरियल क्लासेस नहीं, इसको तो हम फिलहाल नहीं वो करते। नहीं ये उसने डिसेबल किया हुआ था, नहीं ये कहाँ यूजर लेवल से किया हुआ है, किस लेवल पे किया हुआ है वो देखना पड़ेगा ये। एडिट क्लासेस। अच्छा, क्लास में हम लोगों ने ZFRG बैन, ये अब हम क्लास बना रहे हैं परचेज रिक्विजिशन के लिए। ठीक है। 032। अच्छा, परचेज रिक्विजिशन आइटम रिलीज स्ट्रैटेजी स्टेटस 1 है इसका, इन प्रिपरेशन लॉट या 1। क्लास ग्रुप बेसिकली आपके कुछ एबैप से भी असल में ये मैच करते हैं, इसलिए अगर नहीं भी अगर समझ में आता तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपके करेक्टरिस्टिक्स में अगर आ जाए, रिलीज स्ट्रैटेजी के लिए आपस में बना रहे होते हैं। अच्छा, FRGE बैन वर्क्स। अच्छा, डेटा एलिमेंट्स, यस। डिस्क्रिप्शन होगा इसका प्लांट, करेक्टर ग्रुप जो है वो आपका मार्केटिंग फॉर राउटिंग्स, स्टेटस रिलीज्ड है, ऑथराइजेशन ग्रुप, डेटा टाइप करेक्टर फॉर्मेट होगा। ठीक है। और प्लांट सिंगल ही होगा, नंबर ऑफ करेक्टर्स 4 होंगे। ठीक है, इसको किया सेव, ये सेव हो गया। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम FRGE बैन। मैं आपको ये समझाता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ असल में। ठीक है। यस। टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स। ठीक है। और करेक्टरिस्टिक ग्रुप जो है ये तो खाली छोड़ते हैं। डेटा टाइप इज करेंसी, करेंसी में नंबर ऑफ करेक्टर्स जो है क्या होंगे, नंबर ऑफ करेक्टर्स होंगे 13। करेंसी AR, सेव, एडिशनल डेटा, टेबल नहीं फिर भी असाइन नहीं है। ये रिलीज स्ट्रैटेजी बेसिकली आप किसके लिए लगा रहे हैं, परचेज रिक्विजिशन के लिए रिलीज स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आपके आएंगे कौन से, परचेजिंग ग्रुप, प्लान, टोटल वैल्यू ऑफ आइटम। इस बेस पे आप रिलीज स्ट्रैटेजी फिर आप अपने मैनेजर को बताते हैं कि भाई ये करना है। ठीक है। अच्छा, उसको किया सेव, ये भी सेव हो गया। अच्छा, उसके बाद इससे होता क्या है, रिलीज प्रोसीजर आप मैनेजर के इर्द गिर्द ये डिफाइन करते हैं कि जब आपने परचेज रिक्विजिशन करना है तो ये कंडीशंस हैं प्लांट की, परचेजिंग ग्रुप की और वैल्यू की। ठीक है, जिसमें 3 कॉम्बिनेशंस के साथ आप वो करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद सेटअप प्रोसीजर विद क्लासिफिकेशन,
रिलीज ग्रुप्स, रिलीज ग्रुप बनाते हैं। अब रिलीज ग्रुप क्या है? आ, ये रिलीज ग्रुप डिटरमिन करता है कि रिलीज आइटम लेवल पे है या हेडर लेवल पे है।